Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Wasim Chaudhary from CCU Secondary School, Kotaddu. Dear students, 10th class physics से यूनिट नंबर 11 साउंड वेव्स, उसका आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। प्रीवियस 2 लेक्चर्स साउंड के अबाउट ही कि आवाज़ कैसे पैदा होती है, प्रोपेगेट कैसे होती है, फिर प्रोपेगेट होने के लिए किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, और इसी तरीके से जो लास्ट हमारा लेक्चर था वो प्रोपेगेशन के अबाउट हमारे पास साउंड की जो प्रोपेगेशन है और वो कैसे होती है और किस मटेरियल के थ्रू होती है, यानी कि हमने मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था। आज हमारा लेसन है, आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, आवाज़ की खसूसियात। आपकी बुक में लाउडनेस ऑफ साउंड, आवाज़ की बुलंदी, पिच ऑफ साउंड, आवाज़ की पिच, क्वालिटी ऑफ साउंड, आवाज़ की क्वालिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आवाज़ की इंटेंसिटी, म्यूजिक एंड नॉइस। दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इन योर बुक। आपकी किताब में ये आवाज़ की खसूसियात हैं, इनको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाएं। सबसे पहले आवाज़ की खसूसियात में लाउडनेस ऑफ साउंड, आवाज़ की बुलंदी। आवाज़ की बुलंदी है क्या? सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच कैन डिस्टिंग्विश, जो फ़र्क करती है दो आवाज़ों के दरमियान, वो आवाज़ की खसूसियत जो दो आवाज़ों के दरमियान फ़र्क जो है क्रिएट करती है, डिफरेंस क्रिएट करती है। कौन सी दो साउंड्स हैं? एक लाउड और एक फेंट साउंड। एक लाउड बुलंद आवाज़ और एक फेंट मध्यम आवाज़ जो है, उन दोनों के दरमियान जो है फ़र्क करने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम बोलते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड, आवाज़ की बुलंदी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश, यानी कि आवाज़ की वो खसूसियत जिसकी वजह से एक बुलंद और एक मध्यम आवाज़ के दरमियान फ़र्क महसूस करें। आवाज़ की इस खसूसियत को लाउडनेस ऑफ साउंड कहते हैं। एग्जाम्पल दूंगा बेटा आप लोगों को कि हम जब आप लोग स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठ के या हम लोग कहीं आपस में कोई दो टीचर्स बात कर रहे हैं तो विस्परिंग कर रहे होते हैं, मोस्टली इतनी आहिस्तगी से बात करते हैं, सरगोशी से बात करते हैं ताकि उन दोनों को ही वो बात समझ आ जाए, उसकी लाउडनेस क्लियर हो, बाकी सबको सुनाना मकसद नहीं होता। लेकिन अगर वही बात हमने दो टीचर्स ने आपस में डिस्कस की है, विस्परिंग की सूरत में की है, और जब आप लोगों से, स्टूडेंट्स से उस बात को एड्रेस करना होता है, ख़ास तौर पर असेंबली के वक्त, तो हम लोग फिर अपनी जो आवाज़ की लाउडनेस है उसे वो वाली नहीं रखेंगे जो आपस में बात करते हुए थी, बल्कि उस वक्त आवाज़ इतनी लाउड रखी जाएगी कि वो पूरा मजमा क्राउड जो है उस आवाज़ को अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में सुन सके। तो यहीं पर ही ये आवाज़ की खसूसियत है जो एक बुलंद आवाज़ और एक मध्यम आवाज़ में फ़र्क पैदा करे, उसे हम आवाज़ की बुलंदी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके 3 जो हैं वो फैक्टर्स हैं जो इस पर इन्वॉल्व होते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड पर। हाँ, मोस्टली बच्चे इनको भी कैरेक्टरिस्टिक्स में ले रहे होते हैं। ये थोड़ी सी आपको हर मर्तबा बताता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इधर मेंशन कर दी हैं अलग से, जो आपकी बुक में है कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, म्यूजिक एंड नॉइस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी बुक में हैं यहाँ पर। और लाउडनेस को अब हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है उसे डिस्कस कर रहे हैं। उसके जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिन अवामिल पर वो डिपेंड करती है, वो नीचे ये हैं दिए गए हैं। इन्हें आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के तौर पर नहीं लेंगे, बल्कि दीज आर द फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व अबाउट द लाउडनेस ऑफ साउंड या लाउडनेस ऑफ
साउंड डायरेक्टली डिपेंड कर रही है जिन फैक्टर्स पर, वो फैक्टर्स सबसे पहला एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, सेकंड वन एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, थर्ड वन डिस्टेंस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी. These three are the major factors which are dependent, which are involving in the loudness of sound, जो loudness of sound पर involve करते हैं, डायरेक्टली उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, इफेक्टिव हो रहे होते हैं. अब सबसे पहले लाउडनेस तो क्लियर हो गई बेटा हमें कि लाउडनेस मैंने आपको बताई कि खसूसियत है आवाज़ की जो एक बुलंद और एक मध्यम यानी लाउड और फेंट साउंड में फ़र्क करे. अब उसकी इन्हसार है तीन बातों पर. सबसे पहले एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि किसी भी, हमने यहाँ पर वाइब्रेटिंग बॉडी क्यों लिखा, हर उसमें चैप्टर चल रहा है हमारा साउंड का. आवाज़ हमने शर्त रखी थी, बताया था फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त तक आवाज़ पैदा नहीं करेगा जब तक वो वाइब्रेट नहीं करेगा. इसीलिए यहाँ पर ये वाइब्रेटिंग बॉडी लिखने का मकसद है वो बॉडी जिससे आवाज़ पैदा हो रही है, जहाँ से साउंड जनरेट हो रही है, उसे हमने यहाँ पर वाइब्रेटिंग बॉडी का नाम दिया. कि कौन सी वाइब्रेटिंग बॉडी है जिससे आवाज़ पैदा हो रही है. अब आवाज़ पैदा होने वाली बॉडी का एम्पलीट्यूड, उसका इन्हसार किस बात पर, लाउडनेस का, यानी इन्हसार एम्पलीट्यूड पर. यह साबित करना है कि अगर तो, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं समझाने के लिए, अगर तो ये एम्पलीट्यूड है क्या, पहले ये वेव्स की शक्ल इख्तियार करती हैं, हमने साउंड वेव्स कह दी. मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, मीन पोजीशन से द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. वो एम्पलीट्यूड कहलाता है. अगर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, अगर एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग सरफेस का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, कैसे, यहां पर ये लगा रहा हूं, ये क्लैप लग रही है, अगर तो हल्के से लगा रहे हैं. इसी तरह आप, मैंने एग्जांपल दी थी, एक पतीला, एक देगची, उसको उल्टा करके बॉटम साइड ऊपर साइड करके किसी भी मेटल स्पोन से आप हल्की सी ज़र्ब लगाएंगे तो आपको टन हल्की सी आवाज़ आएगी. आप उसी सरफेस के ऊपर उस स्पोन से, मेटल स्पोन से जोर से ज़र्ब लगाएंगे, उसका जो वाइब्रेटिंग सरफेस का एरिया था, उसका एम्पलीट्यूड, पहले यहाँ से फर्ज करो उसने ऐसे यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड बना है, अब उसकी वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड ज़रा, क्योंकि हमने ज़ोर से ज़र्ब लगाई है तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, उसका जो आपस में फासला है वो बढ़ गया मूवमेंट का, तो उससे जो है वो एक लाउड साउंड जो है वो जनरेट होगी, ज़ोरदार आवाज़ जनरेट होगी. तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इफ़ वी इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि किसी भी बॉडी का एम्पलीट्यूड जो है वो अगर इंक्रीज कर दिया जाता है, देन लाउडनेस ऑफ साउंड विल बी इंक्रीज, तो लाजमी तौर पर उसकी लाउडनेस जो है वो इंक्रीज होगी. तो हम एक और वर्ड भी यहाँ कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी का डायरेक्ट रिलेशन है लाउडनेस ऑफ साउंड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगी, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी. मेरे ख्याल में पहला आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर एम्पलीट्यूड किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का बढ़ेगा तो उस लाउडनेस ऑफ साउंड भी, यानी आवाज़ की बुलंद, ज़्यादा बुलंद आवाज़ सुनाई देगी, और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाउडनेस भी, यानी मध्यम आवाज़ होगी, उसकी बुलंदी जो है वो कम होगी. सेकंड वन, एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी. किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया, सरफेस एरिया जो वाइब्रेट कर रही है, जो आवाज़ पैदा कर रही है. अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमने कोई देगची, कोई पतीला लिया है, उसको उल्टा करके, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, हमने स्पोन से ज़र्ब लगाई तो आवाज़ उससे जनरेट हुई, साउंड प्रोड्यूस हुई, क्योंकि उसकी सरफेस जो है वो बॉटम साइड वाली सरफेस जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हुई. अब हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं. उसका सरफेस एरिया इतना था, फर्ज करें हमने कोई बड़ा देगचा, बड़ा बर्तन उठाकर, परात जिसको कह देते हैं, थाल जिसको कह देते हैं, वो हम उठाकर घर में, आप ये इससे ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं, ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. इसलिए ऐसी चीज़ों के नाम बता रहा हूँ जो आप घर में अवेल होती हैं और आप कर सकते हैं उनको. अब आपने वो थाल बड़ा, वो बड़ा पतीला रखकर उसकी बॉटम साइड, अब वही स्पून चम्मच जो है वो आपने मेटल स्पून से उसको ज़र्ब लगाई, ज़ोर से हिट किया,
तो फिर क्या होगा, आप कंपैरिजन करेंगे, जो पहले छोटा बर्तन रखा हुआ था उससे कम आवाज, कम लाउडनेस की आवाज जनरेट होगी, और जो आपने बाद में बड़ा बर्तन रखा है उससे क्या होगा, ग्रेटर लाउडनेस जो है वो जनरेट होगी। तो यहां से भी हम एक रिजल्ट अखज कर लेते हैं कि जब भी हम एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इंक्रीज करते हैं तो लाउडनेस ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाती है। इसकी एक और एग्जांपल भी दूं, अब तो वो मोबाइल्स नहीं रहे, किसी दौर में वो नोकिया के 3310, मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूं कि वो अमूमन क्या होता था, उन पे हम वाइब्रेशंस लगा कर रखते थे, तो वो घूम घूम की आवाज़ें आती थी जो है ना, जब वो वाइब्रेट करता था या बेल होती थी। तो अगर तो वो हमारी पॉकेट में है, कहीं और पर है, तो कम आवाज़ आती थी। और अगर खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त हमने टेबल के ऊपर उस मोबाइल को रख दिया और खाना खाते वक्त जो है वो आवाज़ आती है, अब उसकी वाइब्रेटिंग सरफेस वो मोबाइल की नहीं थी, बल्कि जिस वो सरफेस पे रखा है, जिस टेबल पे रखा है, जिस मेज पे रखा है, वो पूरी सरफेस उसके साथ एज एन वाइब्रेटिंग सरफेस बन जाती है। तो उसकी उस वाइब्रेशन की आवाज़ जो है वो पूरे घर में, पूरे रूम में गूंजती थी। ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं आपको, अपनी की हुई ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, आप भी कर सकते हैं कि पहले इतना सा इंस्ट्रूमेंट था, उसकी अपनी सरफेस एरिया था, उसकी अपनी लाउडनेस क्रिएट हो रही थी वाइब्रेशन के बाद, और जब उसे हमने किसी और सरफेस के साथ अटैच कर दिया, टेबल के साथ अटैच कर दिया, हमने खाने की मेज के साथ अटैच कर दिया, तो फिर बाद में क्या हुआ, वो पूरी सरफेस वाइब्रेटिंग सरफेस बन जाती है और उसकी लाउडनेस जो है वो बढ़ जाती थी। ये 2-3 एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दी हैं डेली लाइफ से कि अगर एरिया, इफ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जिस जिस्म से आवाज पैदा हो रही है उसका हम एरिया बढ़ा देते हैं, रकबा बढ़ा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली लाउडनेस यानी बुलंदी भी बढ़ जाएगी। इसकी एक और एग्जांपल छोटी ढोल की देख लें, उस पर ज़र्ब लगाएं तो कम आवाज़ आएगी, तो बड़ा ढोल उसके मुकाबले में, बड़ा ढोल है, उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है वाइब्रेट करने का, तो जब उस पर ज़र्ब लगाई जाती है तो उससे आवाज़ ज़्यादा जनरेट होती है। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि एम्पलीट्यूड का भी डायरेक्ट रिलेशन था लाउडनेस के साथ, एरिया का भी बेटा क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर हम एरिया बढ़ा देंगे वाइब्रेटिंग बॉडी का तो लाउडनेस ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब डिस्टेंस, फासला, फ्रॉम से अ वाइब्रेटिंग बॉडी, अब खुद से थोड़ा सा क्लियर किया करें, समझने की कोशिश किया करें। फासला से किससे, वाइब्रेटिंग बॉडी से, यानी आवाज पैदा करने वाले जिस्म से फासला। अब खुद आप यहां सामने बैठे हैं, जो फ्रंट पे बैठे होते हैं उन पर आवाज़ की, मैं बोल रहा हूँ, टीचर बोल रहा है, उस पर आवाज़ की बुलंदी का इफेक्ट ज़्यादा है। जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वो बच्चा जो लास्ट में बैठा होगा उस पर जो है वो उसकी बुलंदी का इफेक्ट कम पड़ रहा है। और जैसे जैसे अगर हम असेंबली में बैठे हैं और लाइट चली जाती है, माइक नहीं मिलता, वैसे ही बोलकर बताना है, तो जो फ्रंट वाले स्टूडेंट्स हैं, आगे बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं असेंबली में, तो उनको आवाज़ क्लियर हो रही है, उनको मैसेज क्लियरली जो है वो सुनाई दे रहा है, कोई भी टीचर अगर कोई मैसेज कन्वे कर रहा है। और जो लास्ट पर बच्चे बैठे हैं दूर हो जाते हैं, यानी कि डिस्टेंस बढ़ जाता है, मैं वाइब्रेटिंग बॉडी हूँ, मुझसे आवाज़ पैदा हो रही है, और वो बच्चा बहुत दूर बैठा है, लास्ट पर बैठा है, डिस्टेंस बढ़ गया तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम एक क्लासरूम में होते हैं, हम बोल रहे होते हैं, टीचर, हमारी क्लास की आवाज़ जो है वो क्लियरली सब बच्चों तक पहुंच रही होती है, डिस्टेंस बढ़ गया, दूसरी क्लास वाले बच्चे अगर कोशिश भी करेंगे तो बहुत कम बच्चों को हमारी आवाज़, हमारा मैसेज उस हवाले से कन्वे होगा। वजह क्या है कि वो यहाँ पर तो क्लियर हो रही है एक रूम में, तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ गया फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी, एक वाइब्रेटिंग बॉडी से फासला बढ़ाते जा रहे हैं तो लाउडनेस भी कम होती जाएगी। तो अब यहां पर अगर हम गौर से देखें कि डिस्टेंस के बढ़ाने से, यानी डिस्टेंस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी, आवाज पैदा होने वाले जिस्म से अगर फासला बढ़ जाएगा तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, कम। तो ये इनवर्स जो है, इनडायरेक्ट है, इनवर्स रिलेशन है, बिलक्स तनासुब है, डायरेक्ट नहीं है, रास्त नहीं है। इसमें हमने कहा था कि एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगी। अटेंटिव गौर से ये समझिएगा, एरिया अगर हम बढ़ा रहे हैं किसी भी वाइब्रेटिंग सरफेस का, विद एग्जांपल्स मैंने आपको बताया कि लाउडनेस ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर हम फासला बढ़ाते हैं,
किसी वाइब्रेटिंग सरफेस से सुनने वाले का यानी कान का फासला बढ़ा दें तो लाउडनेस बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा कि इसके बढ़ने से लाउडनेस ऑफ साउंड कम होगी। ये थी बेटा आप 3 फैक्टर्स, किसके फैक्टर्स थे? लाउडनेस ऑफ साउंड पर जो इन्वॉल्व होते हैं, जो इफेक्ट करते हैं। पहला था एम्पलीट्यूड, दूसरा था एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, तीसरा था डिस्टेंस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी। और हमारे पास मैंने करेक्टरिस्टिक्स बताई आपको, ये 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं। आज ये करेक्टरिस्टिक हमने क्लियर की, लाउडनेस ऑफ साउंड। बेटा डेली वाइज आप लोगों ने इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करना है। आप लोग प्रमोट हो गए हैं, नेक्स्ट क्लास में आ गए हैं, और 10th क्लास के लिए स्पेशली कहूँगा कि आपका जो ड्यूरेशन प्रोसेस है बेटा वो बहुत कम हो जाता है। यानी कि आपने अगर फेब में एग्ज़ाम्स देखने हैं, अब खुद देख लें, आपने अगले साल फेब में एग्ज़ाम्स देने हैं और अगस्त में आके आपके स्कूल ओपन होते हैं, तो जस्ट 6 मंथ का ड्यूरेशन बाकी बचेगा। तो कोशिश करें, स्कूल वाले स्ट्रगल कर रहे हैं, मैनेजमेंट स्ट्रगल कर रही है, टीचर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर ठहर कर आपके लिए स्ट्रगल हो रही है। तो खुदारा कोशिश करें, डेली का डेली वर्क करें, आप घर में रहें, आप लोग इनको डेली प्रिपेयर्ड करें। ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद टाइम भी गुजर जाए और हम फिर वहीं ज़ीरो पर ठहरे हों, तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आपको डबल नुकसान होगा। 10th वालों के लिए ये बात क्लियरली है कि उनके 9th के जो मार्क्स हैं वो 10th की प्रोग्रेस पर लगेंगे। ये आपको लकी भी बन सकते हैं, आप इसमें लकी इसलिए बन सकते हैं कि अगर प्रीवियस लेक्चर्स में आपके प्रीवियस क्लास में तैयारी अच्छी नहीं थी तो यहाँ आप भरपूर अंदाज में तैयारी करें और आप 10th की प्रोग्रेस इतनी अच्छी कर लें कि आपके 10th में जो मार्क्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग 9th के मार्क्स लगने हैं। तो तभी कोशिश कर रहे हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, डेली का काम डेली प्रिपेयर करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।